तुम जूस बनाता है तो महुआ का जूस तो कोई है? महुआ को पका कर लोग खाता है, महुआ को लोग शराब बनाता है, महुआ का जूस तो कोई नहीं पिया था। शराब को तुम जूस बोल रहा है? उपनिवेशवाद और देहात, हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। उपनिवेशवाद और देहात, इस चैप्टर को पढ़ते हुए आज हम लोग जानेंगे फ्रांसिस बुकानन के बारे में कि फ्रांसिस बुकानन कौन थे और राजमहल पहाड़ी के संबंध में उन्होंने क्या लिखा। फ्रांसिस बुकानन इंग्लैंड के रहने वाले थे, एक प्रसिद्ध चिकित्सक यानी कि डॉक्टर थे, और भारत आने के बाद बंगाल चिकित्सा सेवा 1794 से 1815 ईस्वी तक बंगाल चिकित्सा सेवा में वो कार्य किया, यानी कि एक डॉक्टर के रूप में कार्य किया। उस दरमियान भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली को घाव हो गया था, जिसके कारण उनका निजी डॉक्टर के रूप में, निजी चिकित्सक के रूप में, एक शल्य चिकित्सक के रूप में उन्होंने काम किया। फ्रांसिस बुकानन भारत आने के बाद ना सिर्फ डॉक्टर बल्कि अन्य क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वनस्पति क्षेत्र में उनको विशेष जानकारी था, जिसके कारण फ्रांसिस बुकानन को भारतीय वनस्पति विभाग का प्रमुख बनाया गया। और भारतीय वनस्पति विभाग के प्रमुख के पद पर रहते हुए फ्रांसिस बुकानन ने कोलकाता, पश्चिम बंगाल, कोलकाता के अलीपुर में, अलीपुर तुम लोग, अलीपुर नाम सुना है ना, सब चिड़ियाघर सबको देखा होगा, अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किया। कलकत्ता के चिड़ियाघर तुम लोग सब देखा है कि नहीं है? नहीं, जो देखा है वो कौन कौन है? 2 लोग 3 लोग देखा है ना। तो कलकत्ता में सबसे बड़ा चिड़ियाघर माना जाता है वो कौन सा है? अलीपुर चिड़ियाघर। तो कलकत्ता के अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किसने किया? फ्रांसिस बुकानन ने किया था। फ्रांसिस बुकानन ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुरोध पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पर भारत के क्षेत्र में, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में जो स्टेट थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में जो क्षेत्र था, उन क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण किया। और 1815 ईस्वी में फ्रांसिस बुकानन का खुद तबीयत खराब हो गया, जिसके कारण वो 1815 ईस्वी में यहां से वापस चले गए और फिर उनकी मृत्यु भी हो गई। बुक में एकदम स्पष्ट एक कॉलम बना हुआ है, एनसीईआरटी बुक क्लास 12 देख लो, स्पष्ट छोटा सा कॉलम बना हुआ है और इतना ही बात उसमें लिखा हुआ है, फ्रांसिस बुकानन कौन थे, इतना ही बात, इनको बाहरी चीजें नहीं लिखवाए। समझ गया? अब कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुरोध पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में जो स्टेट आते थे, उन स्टेट का, उन क्षेत्र का फ्रांसिस बुकानन ने भ्रमण किया, दौरा किया और वहां के लोगों से मिला, वहां के क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया। उन्हीं क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है राजमहल की पहाड़ियां। तो जो राजमहल पहाड़ी है, अभी झारखंड में है, राजमहल पहाड़ी का उन्होंने क्या किया? दौरा किया, उन्होंने वहां भ्रमण किया। और भ्रमण करने के बाद 19वीं सदी की बात है, 1800 मतलब समझ लो कि 1815 में वापस गए, तो 1800 के लगभग की बात है, आज की बात नहीं है, 1801 1802 की बात। राजमहल पहाड़ी के जब उन्होंने दौरा किया, वहां जब उन्होंने भ्रमण किया, तो उनके संबंध में उन्होंने क्या क्या लिखा कि राजमहल की पहाड़ियां अभेद है, उसको भेदा नहीं जा सकता है और बहुत खतरनाक है, वहां को जाने से डरता है, इतना घनघोर जंगल है, इतना खतरनाक खतरनाक जानवर वहां रहता है, राजमहल की पहाड़ी को जाना नहीं चाहता है। राजमहल की पहाड़ी कैसा है? अभेद है और काफी खतरनाक है। राजमहल की पहाड़ी में जो लोग रहते हैं, जो जनजातियां रहती है, पहाड़िया जनजाति राजमहल की पहाड़ी में रहते हैं। और राजमहल की पहाड़ी में पहाड़िया जनजाति जो रहती है, बाहरी कोई भी व्यक्ति उसके क्षेत्र में प्रवेश करे, राजमहल में प्रवेश करे, ये उनको अच्छा
नहीं लगता है। जब कोई बाहरी लोग उनसे मिलने के लिए जाते हैं, उनके क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरा कोई दुश्मन आ गया, और उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं बल्कि शत्रुतापूर्ण व्यवहार वो लोग करते हैं, अच्छा से बातचीत नहीं करते हैं। पहाड़िया जनजातियों को ऐसा लगता है उन लोग का अपना कल्चर है, अपना रीति रिवाज है, अपने जीने का अपना तौर तरीका है। जब बाहर के लोग जब सूट बूट पहन के उनके पास चले जाते हैं तो उनको कैसा लगता है कि मेरा सभ्यता, मेरा जो संस्कृति है, मेरा जो जंगल में मेरा निवास है, इसको इन लोग छीनने के लिए आया है। इसलिए बाहरी संस्कृति को उन लोग पसंद नहीं करता है। बोले हम जहां हैं, जो मेरा सभ्यता संस्कृति है, जो मेरा रीति रिवाज है, वही ठीक है, उसी में खुश हैं, इसी में रहना चाहते हैं। इसलिए बाहरी प्रवेश उनको अच्छा नहीं लगता है। बाहरियों के लिए एक वर्ड आया है दिक्कू, जिसका मतलब होता है दिक्कत करने वाला। ये सब दिक्कत करने के लिए आ गया, परेशान करने के लिए हमको आ गया है। इसलिए बाहरी लोगों को वो प्रवेश उनको बिल्कुल नहीं। पहाड़िया जनजातियों के बारे में और उन्होंने क्या लिखा कि ये जो पहाड़िया जनजातियां हैं सो झूम कृषि करती है। झूम कृषि तुम लोग बताएं कि पेड़ के पौधा को काट दिया, उसके राख पर खेती जो होता है उसको क्या कहा जाता है? झूम कृषि। झूम कृषि को अस्थायी कृषि नहीं है। यहां पेड़ पौधा यहां काटा, कुछ दिन खेती किया, बाकी दूसरे जगह चला गया। समझ गया ना? पहाड़िया जनजाति झूम कृषि करती है, और कृषि करने के लिए जो उनका तरीका है बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है। कुदाल का प्रयोग करते, कुदाल से कोड़ करके वो लोग खेती करते हैं। ज्वार, बाजरा और दाल ये उनका प्रमुख फसल है। मोटा अनाज होता है ज्वार बाजरा। कि ये लोग इमली के जो पेड़ होता है, पूरा बड़ा बड़ा इमली का पेड़, इमली पेड़ के नीचे ये लोग झोपड़ी बनाकर रहते हैं। और अक्सर गर्मी के दिनों में जब इनको आराम करने का मन होता है तो आम के पेड़ के नीचे ये लोग सो जाते हैं। आम के पेड़ के नीचे लोग आराम करते हैं। आराम कहां करते हैं? आम के पेड़ के नीचे। खेती के साथ साथ इन लोग को व्यापार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, ये पहाड़िया जनजाति लोग क्या व्यापार करते हैं, तो रेशम का कोया उनका मेन व्यापार है। अभी भी झारखंड में सबसे बेसी रेशम का खेती होता है। रेशमी जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं ना, रेशम का कोया उसी से नहीं निकलता है। रेशम का कीड़ा, उसी से बनता है रेशमी कपड़ा। सिल्क का साड़ी लेंगे तो लोग सिल्क का साड़ी खरीद लेते हैं, तो सिल्क का साड़ी उसी से बनता है। वो वनस्पति नहीं है, एक तरह से कहा जाए वो, समझ गया नहीं? कीड़ा है, कीड़ा वाला से बनता है सिल्क। तो रेशम का कोया का खेती वो लोग सबसे अधिक मात्रा में करता है। महुआ का फूल, महुआ भी हम लोग करते हैं। महुआ का फूल वो लोग कलेक्ट करता है और महुआ का फूल बेचने का काम करता है। महुआ का फूल खाता है, उसको पका करके खाता है। ये उन्होंने देखा। तो जूस बनाता है, तो महुआ का जूस तो कोई है? महुआ को पका कर लोग खाता है, महुआ को लोग शराब बनाता है, महुआ जूस तो कोई पिया था। शराब को तुम जूस बोल रहा है? कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, पहाड़िया जनजातियों को भी निर्देश दिया कि तुम लोग जो अस्थायी तौर तरीके से झूम कृषि करता है उसको खत्म कर दो। पहाड़िया जनजाति की जो मेन मुखिया नेता है उसको फोड़ने का काम किया, उसको समझाने का काम किया कि अब तुम लोग जो है सो हल से, बैल से खेती करो और अस्थायी खेती करो। जो जंगल को लोग साफ करवाया, कंपनी क्या कर दिया, जंगल को साफ करवा दिया और उसको कृषि योग्य बनाया कि अब तुम लोग यहां अस्थायी रूप से खेती करो, खेती करके अपने पास अनाज रखो और कुछ टैक्स हमको दो। लेकिन किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन, बदलाव पहाड़िया जनजातियों को पसंद नहीं था, जिसके कारण पहाड़िया जनजाति अंग्रेजों का विरोध किया, ठेकेदारों का विरोध किया, जमींदारों का विरोध किया। जिसके कारण पहाड़िया और अंग्रेजों के बीच कई बार विद्रोह भी हुआ है, कई बार दोनों में झगड़ा, आंदोलन भी हुआ है। कह रहा है कि 1810 ईस्वी के करीब करीब संथाल परगना से संथाल जनजाति के लोग पहाड़िया क्षेत्र में प्रवेश करने लगे। संथाल जनजाति भी झारखंड के ही जनजाति है। आज के डेट में झारखंड के सबसे बड़ा आबादी जनजातियों में संथाल का ही है। तो संथाल जनजाति के लोग भी पहाड़िया क्षेत्र में प्रवेश करने लगे। लेकिन जब उस दोनों के कल्चर में क्या अंतर था कि संथाल जनजाति के लोग आधुनिक तरीके से खेती थोड़ा करते थे, हल बैल का प्रयोग करते थे, चावल उपजाते थे,
कपास उपजाते थे, गेहूं की भी वो लोग खेती करते थे, समझ गए ना। टेक्नोलॉजी इन लोगों को ज्यादा बेस्ट था, और उन लोग झूम खेती करते थे और कुदाल का यूज करते थे। तो संथाल जनजाति जब पहाड़िया क्षेत्र में प्रवेश किए तो उन लोग को लगा ये मेरा अपना ही आदमी है, ये भी जनजाति का आदमी है, लेकिन उसके संस्कृति में भी वो ढलना नहीं चाह रहे थे। तो उन लोग क्या किया, पहाड़िया के धीरे धीरे ऊपर भाग में वो लोग चला गया। यानी कि संथाल राजमहल जो पहाड़ी है, राजमहल पहाड़ी के ऊपरी हिस्सा में पहाड़िया जनजाति लोग जब बसने लगा, नीचे वाले एरिया को छोड़ दिया, पहले नीचे में था, नीचे वाले एरिया को छोड़ दिया, और संथाल पहाड़ी है उसके ऊपर वाले एरिया में उसको चला गया, और नीचे पहाड़िया लोग, नीचे संथाल जनजाति के लोग रहने लगे। लेकिन उससे इस बीच में दोनों में कई बार विद्रोह भी हुआ, संथालों में भी और पहाड़िया में भी। लेकिन फिर भी लास्ट में पहाड़ी जनजाति लोग क्या किया, संथाल जो राजमहल पहाड़ी है उसके निचले क्षेत्र को छोड़ करके राजमहल पहाड़ी के ऊपरी हिस्सा में चला गया और वहां जाकर बस गया। जब संथाल जनजाति के लोग यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद फ्रांसिस बुकानन बताते हैं कि संथाल जनजाति का तौर तरीका जो था आधुनिक था, आधुनिक तरीके से हल का यूज करते हुए खेती वो लोग करते थे। तो अंग्रेजों को बहुत पसंद आया। संथालों के जो मुखिया को उन्होंने प्रलोभन दिया, लालच दिया, और अस्थायी कृषि करने के लिए उनको बोला, संथालों को अस्थायी कृषि करने के लिए बोला। संथाल लोग अस्थायी कृषि किए। एक निर्धारित जो राजस्व होता है, निर्धारित जो कृषि कर था अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत, वो कंपनी को पहुंचाया, ठेकेदार के माध्यम से, जमींदार के माध्यम से कंपनी को पहुंचाया। लेकिन फिर वही हुआ, कृषि कर बढ़ा, कृषि कर अधिक हुआ, जिसके कारण संथाल लोग जो है कर देने में असमर्थ हुए, जिसके कारण संथाल विद्रोह भी हुआ। हम नेक्स्ट बार जब चैप्टर है वही चैप्टर है, संथाल विद्रोह क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक ना, कल हम पढ़ाएंगे। जिसके कारण 1855-56 में झारखंड में क्या हुआ, संथाल विद्रोह हुआ, जिसको हुल विद्रोह भी कहा जाता है, समझ गया। तो इस तरह से फ्रांसिस बुकानन जो एक डॉक्टर थे, इंडिया आए, इंडिया करके वनस्पति विभाग में हेड रहे, अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किया, और झारखंड के दुर्गम स्थानों का, पहाड़ियों पर, जंगलों में उन्होंने भ्रमण किया। और भ्रमण करने के बाद 1800 के करीब करीब यानी 19वीं सदी में उन्होंने जो झारखंड के संबंध में, झारखंड के राजमहल पहाड़ी के संबंध में जो विवरण प्रस्तुत किया, इससे हमको आज से 19वीं सदी में क्या क्या हुआ था, हमारा पहाड़ी जनजाति कैसे थे, यहाँ के संथाल जनजाति कैसे थे, तो दोनों में कैसे विद्रोह हुआ, इन सब चीजों के बारे में, इसके इतिहास के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होता है।